कि उसको घर याद नहीं रहता है, वहाँ की बातें ही यादें रहती हैं। और जब तक जब तक नौकरी करता रहता है, चीन के साथ जो चीन वाली लड़ाई सबसे भयंकर थी, और एक लड़ाई जो गोवा ऑपरेशन गोवा आजाद कर, दिखाओ ताऊ जी। ये यहाँ लगकर अच्छा, ये जो यार आपका जो हाँ, ऐसे फर कर रहा था ना, हाँ, तो ये गोली यहाँ लगकर और ये निकल गई। यूं हाथ था ना, फायर कर रहा था यूं। 50,000 हमारी हरियाणा सरकार देती है महीने साल में, और पेंशन अभी 40 रुपया इनको मिलते थे और उस समय 4 रुपये का 1 किलो घी आया करता था। वो तो उस टाइम तो बहुत। आज देखिए जब 39 रुपया तनख्वाह महीना की, और वो भी सिपाही बनने पर, आज जो एक सिपाही की राम राम, नमस्कार। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। आज हम मौजूद हैं रेवाड़ी ज़िले के गांव चिमनामास में। यहाँ हम आज आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप गौरवान्वित होंगे, जिनको सुनकर आपको हरियाणा के जवानों पर, इस देश की माटी पर गर्व होगा। आज हम आपको यहाँ मुखातिब कराने आए हैं, कहानी सुनाने आए हैं हवलदार निहाल सिंह साहब की, जिन्होंने इस देश की 4 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। निहाल सिंह इस समय हमारे साथ हैं। ताऊ जी, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी अब 73 साल की उम्र 12वें महीने में हो जाएगी। अच्छा, तो या कागजा के हिसाब से असलियत उम्र आपकी फिर कितनी? मेरे उम्र मेरी कागजात के हिसाब से रिकॉर्ड में है 73 साल चल रहा है। 12वें महीने की 14 तारीख को 14/12/59 को भर्ती हुआ था, और 18 साल की उम्र उस टाइम थी। अभी मेरी उम्र 12वें महीने में 18 तारीख को पूरी, 14 तारीख को भर्ती हुआ था ना, तो अभी 73 साल की उम्र 12वें महीने में हो जाएगी। तो आप जो है बचपन आपका किस तरीके का था और फिर सेना में आप कब भर्ती हुए? मैं सन 59 में सेना में भर्ती हुआ। हाँ। 14 तारीख 12वां महीना सन 59 में भर्ती हुआ था। और आप सेना में भर्ती हुए, आपका जुनून था कि आप सेना में जाओ, सैनिक बनो? मेरा पिताजी भी सेना में था, और मेरा पिताजी डिस्चार्ज आ गया तो मेरी माताजी गुजर गई थी। उस टाइम मेरी माताजी मेरे याद भी नहीं आती है। मेरी माताजी जन्म देने पर गुजर गई थी। मेरा पिताजी उस टाइम अम्बाला में, यही जो है रानीखेत सेंटर, ये 19 हैदराबादी राइफल के नाम से पहले आगरा में था। उसमें मेरा पिताजी था आगरा में भर्ती में। मेरी माताजी गुजरने पर मैं पैदा हुआ। मेरी माताजी मेरे याद नहीं आती। उस टाइम मेरी माताजी गुजर गई। मेरा पिताजी फौज में था आगरा में। मेरा पिताजी मेरे को और मेरी छोटी बहन एक थी, उसको ले गया साथ आगरा में, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज राज करते थे। तो मेरा पिताजी फिर मेरे को ले गया, वहाँ पर हम 1 साल रहे आगरा में। तब मेरा पिताजी का फौज से डिस्चार्ज हुआ। फिर हम यहाँ पर रहते गए। हमारे पिताजी ने, मैं अपने स्कूल में पढ़ा, 8वीं पास करके 9वीं में था, तब मैं सेना में भर्ती हो गया रानीखेत सेंटर में। बड़ी कम उम्र में आप सेना में चले गए थे ताऊ जी? मैं उस टाइम मेरी उम्र 18 साल की थी। उस टाइम मैं सेना में भर्ती हुआ रानीखेत। 18 साल की मेरी उम्र थी उस टाइम। और सन कौन सा था ताऊ जी, अगर आपके याद होता है?
सन 1959 में भर्ती हुआ ना। अच्छा 1959 में आप भर्ती हो गए थे। तारीख 12वां महीना सन 1959 में भर्ती हुआ। ठीक है। उस टाइम 18 साल की उम्र थी। और फिर ताऊ जी पहली आपकी भर्ती या पहली ज्वाइनिंग होती है यहाँ अम्बाला रानीखेत में। हाँ, पहले रानीखेत में रेगुलरिटी पास की और सन 60 में कसम परेड हुई। रगरूट से सिपाही बने और सन 60 में सिपाही बने। 61 में फिर मैं हमारी बटालियन आगे इसमें थी अम्बाला में। कौन सी बटालियन थी ताऊ जी आपकी? 14 हमारी बटालियन थी। 13 कुमाऊँ 13 कुमाऊँ 13 कुमाऊँ में भर्ती हुआ था मैं। ना हुआ आया सेंटर से रेगुलरिटी पास करके। 13 कुमाऊँ प्योर अहीर जाति की है। और उसमें सन 61 में मैं आ गया अम्बाला में 5 जनवरी को। और फिर गोवा में लड़ाई होगी तो गोवा में गए 10वें महीने में। वहाँ पर फिर गोवा ऑपरेशन ने गोवा को आज़ाद करवाया। और दूसरे महीने की 18 तारीख को सन 62 में फिर पूरा डिवीज़न अम्बाला से अम्बाला में वापस आ गया। तो ताऊ जी कुछ गोवा की लड़ाई के बारे में बताओ, किस तरीके से थी, आप किस भूमिका में थे, क्यों कर जीते? गोवा में तो लड़ाई ऐसे हुई अगर पूरे हमारे फौज ने बम्बारमेंट किया ना तो पुर्तगालियों ने हैंडअप कर दिए। और पूरी इन्फेंट्री ने और आर्टिलरी ने और पूरा डिवीज़न गया था अम्बाला से। उसने वो गोवा की फौज पूरी कैद कर ली। यो तो फिर जो युद्ध था या फिर जो मुकाबला था ये तो समुद्र के लवे धर हुआ होगा। समुद्र चारों तरफ समुद्र है, बीच में गोवा है। पंजाब राजधानी है गोवा की। अभी तो गोवा हिंदुस्तान में है। तो फिर किस तरीके से मुकाबला करा ताऊ जी, जरा बताओ उस युद्ध के बारे में। जहाजों ने हमें वो बम्बारमेंट किया ना और फौज ने हमला किया तब उन्होंने हैंडअप कर दिए। मोर्चों में थे, मोर्चों में वो उन्होंने ब्याह शादी कर रखे थे, बाल बच्चेदार थे, उन्होंने हैंडअप कर दिए। पूरी फौज गोवा की कैद कर ली हिंदुस्तान ने। और लड़ाई में ऐसा गोवा में ऐसा कोई टाइम नहीं मिला। बम्बारमेंट हुआ तो हमला किया ना गोवा पर तो उन्होंने पंजाब पर, पंजाब में गोवा वो राजधानी है ही, उस पर हमला किया। उन्होंने हैंडअप कर दिए और पूरा डिवीज़न कैद कर दिए। फिर वो पुर्तगाली यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने लगे थे ही। फिर वो 6 महीने तक यहाँ पर रहे। फिर फैसला हुआ जब गोवा वाले जिन्होंने ब्याह शादी कर रखा था ना, जो कोई लड़की वहाँ पर गई वहाँ चली गई साथ और नहीं गई वो रह गई। उन्होंने बड़ी बेईमानी की, गोवा वालों ने बहुत अत्याचार किए। अगर जवान लड़कियों को घर में से फौज गोवा की उठा ले जाती थी घरों में से और फिर 3-4 दिन बाद में फिर उसको उस पे घर पर छोड़ जाते थे। उनका अत्याचार जो था ना उनके काम आया। उन्होंने बहुत मनमानी की, ये बहुत गलत काम था। देखो ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर ये हिंदुस्तान ने ये पता चला भाई ये गोवा तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो फिर वहाँ पे गोवा हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो पूरे डिवीज़न में अम्बाला पूरा डिवीज़न था। जब पूरे डिवीज़न ने अम्बाला वाले ने गोवा पर हमला किया और गोवा फतेह करवाए। उस टाइम गोवा का हिंदुस्तान की एयर फौज ने, हवाई जहाज़ ने बम डाले और फौजों ने हमला किया। वैसे उस पर 22 कदम जाकर हमला किया। उन्होंने हैंडअप कर दिए मोर्चों में।
और वो कैद कर लिए गोवा वाले और सब वहाँ पर रहे गोवा वाले। उन्होंने ब्याह शादी कर रखा सारा। तो जिसने हिंदुस्तान में फिर फैसला हुआ कि भाई जो जाना चाहती है लड़की वो जाए और नहीं जाना चाहे वो अपने घर पर रहे। तो कोई गई भी कोई नहीं भी गई, ये तो उनका खुद का वो था। हाँ। फिर उसके बाद में गोवा हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया और गोवा में हमारा ही गवर्नर रहता है और हमारा ही जो है हमारी फौज रहती है। ताऊ जी उस समय आप कौन सी भूमिका में थे, आप के करो थे इस युद्ध में? उस युद्ध में तो हम तो अम्बाला में ट्रेनिंग कर रहे थे। अम्बाला में हाँ फौज में तो ट्रेनिंग चलती रहती है हाँ। लड़ाई की। हाँ तो लड़ाई की ट्रेनिंग करते रहते हैं। फौज में जो भर्ती होता है, जब भर्ती होता है तब तक और पेंशन आता है तब तक लड़ाई कैसे लड़नी है होगी तो ये ट्रेनिंग होती रहती है। फौज में तो यही होता है, अगर भर्ती होता है तब तक और पेंशन आता है तब तक यही लड़ाइयों की बातें हैं। भाई लड़ाई होगी तो कैसे काम करना है, कैसे, ये ट्रेनिंग होती है। रगरूटी में भी ट्रेनिंग होती है हाँ। और रगरूटी पास करके सिपाही बनता है। तो ये गोवा में आपकी ये पहले ही लड़ाई थी, तो आपने डर नहीं लग गया उस समय? देखो जब ये कसम परेड हो जाती है तो जो फौज में जवान भर्ती हो जाता है उसका ये मतलब है कि उसको घर याद नहीं रहता है, वहाँ की बातें ही यादें रहती हैं। और जब तक जब तक नौकरी करता रहता है फौजी आदमी तब तक घर का ध्यान नहीं रहता है। घर में जब छुट्टी मिलती है तब ये आता है। पहले छुट्टी मिलती थी 2 महीने की। हाँ पाकिस्तान की लड़ाई सन 65 में हुई। हाँ उस टाइम तो हम यहाँ पर थे। हमारे पुलिस स्टेशन आ गया था वहाँ से वैसे श्रीनगर एरिया में से और यहाँ पर आ गया। फिर आप पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होगी, वो किस तरह हुई थी, आप किस भूमिका में? तो पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो हम जब पूर्वी पाकिस्तान में इसमें थे कृष्णा नगर में। हाँ कृष्णा नगर इससे आगे है, वहाँ पर हिंदुस्तान की लड़ाई कृष्णा नगर का ही जो है जनरल साहब था। वो पहला जनरल हमारा वो था कृष्णा में हुआ। तो वहाँ पर तो वहाँ लड़ाई लड़ी तो वहाँ तो लड़ाई लड़ी तो ये हिंदुस्तान की फौज कैद कर ली और पाकिस्तान वाले ने सरेंडर कर दिए। फिर पाकिस्तान की फौज कैद कर ली थी, वो भी वहाँ पर चली गई, वापस दे दी। फैसला हुआ तो और 2 बार सन 65 में हुई पाकिस्तान के साथ और 71 में भी पाकिस्तान के साथ ही हुई। 2 लड़ाइयाँ तो पाकिस्तान के साथ हुई। एक लड़ाई हुई चीन के साथ, जो चीन वाली लड़ाई सबसे भयंकर थी। और एक लड़ाई जो गोवा ऑपरेशन गोवा आजाद कर। ये चीन वाली लड़ाई बताओ ताऊ जी। चीन वाली लड़ाई में तो मेरे गोलियां लगी हाथों में दोनों में। दिखाओ ताऊ जी। ये यहाँ लग अच्छा ये जो यारे आपका जो ऐसे फर कर रहा था ना, तो ये गोली यहाँ लग कर और ये निकल गई। यूं हाथ था ना, फैर कर रहा था यूं, और इससे मेजर शैतान से का बॉडीगार्ड था, इससे एलएमजी का बट पकड़ रखा था, लाइट मशीन गन का, और इससे टेकर दबाता था। तो इससे यूं बट पकड़ रखा था कंधे में लगा कर, और इससे टेकर दबाता था, इससे यूं। तो ये गोली यहाँ लग कर ये निकल गई। चारों तरफ से उन्होंने हमला कर दिया। मैंने एलएमजी का टर्न यूं किया ना, अगर यूं रहता सामने वाला
चारों तरफ से हमला कर दिया उन्होंने। मैं मोर्चे में अकेला रह गया। मेरा साथी खास पर का था राम मेरे वो, उसके यहाँ पर गोले लगी, वो भी खत्म हुआ मोर्चे में। मैंने LMG से मैं फायर करा था, तो ऐसे मैंने टर्न किया, जब ये गोली यहाँ लग कर और ये निकल गई, और ये गोली यहाँ लग कर और ये निकल गई, यूँ हाथ था ना। तब मैंने LMG के पुर्जे निकाल कर और फेंक दिए। आगे दुश्मन के तो काम नहीं आएगी, ये सिखलाई होती है। आगे भाई जब अपना हथियार, मैंने अपना LMG का पिस्टन ग्रुप और ब्रिज ब्लॉक फायरिंग पिन वो फेंक दिए पहाड़ में। ताऊ जी आप मेजर शैतान सिंह के वे थे ना, उनके साथ रह रहे थे। सिंह तो हमारा कंपनी कमांडर था। हाँ, ये रजांगला युद्ध का जिक्र कर रहे हो। हमारा कंपनी कमांडर था इन लड़ाइयों में रजांगला पर लड़ाई हुई ना, वो ही बहुत महत्वपूर्ण है। उसी में हमको सेना मेडल मिला। तो आप इसका जिक्र कर रहे थे, आपके यहाँ गोली लगी और वो यहाँ थे, फिर यहाँ पर गोली पे लगी, निकल गई उन्होंने थी। चारों तरफ से हमला किया ना मेरे मोर्चे पर। फिर मेरे ऐसे टर्न किया तो गोली लग गई। मैंने गोली लगते ही चाल वाले पुर्जे अपने LMG के फेंक दिए बाहर और मोर्चे में बैठ गया। वो हमला कर रहे थे, जब मैं फायर कर रहा था तो मोर्चे में बैठ गया नीचे। बस मैं ऐसा लग गया अब जैसे आसमान में जा रहा है, गोली लगते ही मैं बैठा रहा। वो मेरे मोर्चे में नहीं आए। कलेजा चाहिए, दिल चाहिए। अभी तक तो फायर कराता रहा, अब मोर्चे में जाएगा तो मोर्चे में मार देगा। तो वो मेरे से तो वो अगर एक हाथ भी काम करता तब भी मैं बूट खोल के ना और उससे फायरिंग करता, लेकिन दोनों हाथ कामयाब हो गए। मैं मोर्चे में बैठा रहा। काफ़ी देर बाद में वो मेरे मोर्चे में आए और मोर्चे में आकर मेरे को पकड़ कर बाहर निकाला, फिर बातें पूछी। ये कौन थे ये? 62 में। हाँ, ने किसने आपको निकाला? चीन वालों ने अच्छा। मोर्चे से निकाला। हाँ। मेरे दोनों हाथों में गोली लगी तो मैं तो वहाँ पर गिर गया। हाँ। और चारों तरफ वो थे, उन्होंने कैद कर लिया। हाँ। कैद कर लिया तब वो तो ताऊ जी कह रहे हैं कि जब आप बढ़ रहे थे आगे तो आपके दोनों हाथों में गोली लग चुकी थी। मोर्चे में लगी थी गोली। मोर्चे में आपको गोली लगी थी। उन्होंने हमला किया था, हम थे मोर्चों में। ठीक है। रात को उन्होंने 2 बजे फायर किया वेरलाइट पिस्टल से रोशनी का। तब हमारे मेजर साहब ने हमारी पूरी कंपनी अपने मोर्चों में लगा के रखी थी ना। हाँ। तो वहाँ पर ऐसा पहाड़ था बिल्कुल ऐसा सेम। इस पहाड़ के परली तरफ चीन, उधर तरफ हिंदुस्तान। हम थे पहाड़ के ऊपर 18,300 की ऊंचाई पर और वो थे नीचे। इसीलिए हम कामयाब हुए। और उस लड़ाई में जब वो चीन वाले मेरे को ले गए तो मेरे से बातचीत करने लगे। व्हाट इज योर नेम? वो चीन देश हमारी भाषा नहीं जानता। व्हाट इज योर नेम? मैंने अपना नाम बता दिया। सर माय नेम इज निहाल सिंह। तो बोला ठीक है। फिर हमारे कमांडरों का नाम पूछा, मगर नो ये हमारे सिखलाई में है, कैद हो जाता है तो अपना किसी का अपना बता दो और किसी का अपना वो नहीं। मगर नहीं, हम लोग वहाँ पर बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं मालूम। उर्दू भाषा से बात करता था, मगर हमको कुछ नहीं मालूम। तब मेरे को पकड़ कर वो ले जाने लगे, उठाया मेरे को। मेरे से चला नहीं जाता था, बिल्कुल ऐसा था जैसे आसमान में जा रहा है। तब मैं गिरा हुआ था। फिर मैं नहीं चला। तब फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 2 आदमी यहाँ से पकड़े, 2 आदमी यहाँ से। हाथों में खून इधर से इधर आ गया और इधर से इधर आ गया।
इधर हाथ लगाते थे, सिर्फ हथेली हथेली में खून नहीं था, और इधर से भी खून आता। फिर वो ले गए, फिर वो अपने पोस्ट पर यहाँ गए। हमको दिखता था जैसे ऊपर पहाड़ पर तो हम थे, और यहाँ पर चीन वाले, वो उनके समुंदर है सड़क के साथ साथ। चीन ने समुद्र अपने सीमा में समंदर के साथ साथ सड़क बना रखे। वहाँ पर यूं पहाड़ थे, इधर तो चीन और इधर हिंदुस्तान, पर यही पहाड़ था ऊंचाई पर, जो वो प्लेन थी ना, उससे रोड आता था, वो अपनी तरफ रहते थे, पहाड़ पे अपनी तरफ रहते थे चीन वाले। जब मेरे को तो मालूम तब हुआ ना, तो वो कैद कर कर ले आ गए अपने पोस्ट पर। अपने पोस्ट पर मेरे को उठा कर ले गए। फिर रात हो गई, दिन में शाम को तो ले ही गए थे, और रात हो गई। रात हो गई तो दो दिन में तो एक संतरी रहता है, जैसे कोई भी कैद हो जाए तो रात को दो संतरी रहते थे। तो वो दो संतरी थे। मेरे को सर्दी लग रही थी उस टाइम, हमारे पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। हिंदुस्तान के पास तो ये कुछ नहीं था, ये संभावनाएं नहीं थी कि भाई लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन वो उन्होंने फिर मेरे को हमारे स्लीपिंग बैग और ये ले गए थे ना, उठाकर, वो मैंने उनको इशारा किया ऐसे, ये तो हाथ मुंह के पास पे नहीं जाता था, ये उंगली जी अंगूठा काम करता, ऐसे मिट्टी उठाकर यूँ कहा मैंने कि ये, तब उन्होंने हमारे स्लीपिंग बैग मेरे ऊपर दीवार के पास लगाकर यूँ, अपने बैंकर बना रखे थे ना, उस पर दीवार के साथ यूँ लगाकर, और मेरे पे हमारा स्लीपिंग बैग ऊपर डाल दिया हमारा। फिर रात को वो अपने संतरी थे दो, ऐसे थोड़ी देर यहाँ पर खड़े हो जाए, यहाँ पर यूँ खड़े हो जाते थे। फिर मैंने सोचा, उन्होंने बिस्कुट खुआया तो मैंने बिस्कुट खुआया, मैंने मुँह से काटा, भूखा था मैं। फिर मैंने दिमाग दे दिया परमात्मा ने कि भाई क्या कर रहा है। मैंने वो बिस्कुट वो मेरी हथेली पर रख दिया और मुँह से काटा ना, फिर मैं वो बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दिया तो वो बिस्कुट था हाथ पर, वो भी मैंने ज़मीन पर डाल दिया, यूँ यूँ हाथ कर लिया। फिर वो मेरे को सारे आदमी लगकर वो जो हुआ तो उनके फौज आ गई वहाँ पर चारों तरफ से। फिर देखने लगे, बोले इसको। फिर एक डॉक्टर ने मेडिसिन के लिए ना पट्टी निकाली, फिर दूसरा ने ऐसे कर दिया अपने जगह पर। तब वो बोला ए खड़ा हो। मैं से था ना, तो खड़ा हो, यहाँ चलकर फिर तेरा पट्टी बांधेंगे। मैं समझता तो था, मैं कहा मैं क्यों बोलूँ। फिर वो उठाकर मेरे को अपने पोस्ट पर ले आ गए, वहाँ पर रख दिया। वहाँ पर ज़मीन पर रखा वो। फिर मैंने इशारा किया ना उनको, अक्सर दी लगती है, तब उन्होंने दीवार के पास उठाकर ऐसे यूँ और यूँ लग दिया, तो यूँ मैं पड़ा रहा। तो वो संतरी दोनों, दिन में तो एक संतरी रहता है, रात को दो रहते हैं संतरी। अगर एक को नींद आ जाए तो दूसरा वो तो रहे। तो 2-2 घंटे की ड्यूटी देते थे हमारी फौज में, उनका मेरे को पता नहीं। तो वो ऐसे यूँ संतरी ना थोड़ा 10-5 कदम दूर खड़े हो जाए, अंधेरा तो था ही, बर्फ़ पड़ रही थी वहाँ पर। अभी भी 3 चीज़ ही हैं, रेत, बर्फ़ और पहाड़ के पत्थर। 3 चीज़ हैं, पत्थर, रेत, पहाड़ के और पत्थर और रेत और पहाड़ और बर्फ। बर्फ़। हाँ। वहाँ पर ऐसे यूँ है ना,
तो बैंकर से जब मोर्चे से निकलते थे, हमने तो मोर्चे अपने बनाए, कोरा ऐसा पहाड़ था, उस पहाड़ पर कोई लेना ना देना ना। हमारी फौज बोली इस पहाड़ पर चढ़ जाओ, हमारी कंपनी उस पहाड़ पर चढ़ गई। रजांगला इस पहाड़ का नाम था उसका, उस पर थी हमारी कंपनी। मेजर साहब कंपनी कमांडर था शैतान सिंह। तो उसमें हमारे 114 शहीद हो गए, 5-10 बचे। वो घायल थे मेरे जैसे। तो मैं तो दूसरे दिन उनसे निकल कर रात को निकला था उनसे, और दूसरे दिन अपनी पलटन में पहुंचा था। हाँ, तो ताऊ जी आप जब चीन के कब्जे में चले गए थे या चीनी आपको उठा कर ले गए थे, आप वहाँ से बाहर कैसे आए, कैसे आए थे? बाहर तो मैं वो संतरी जैसे चक्कर लगा, मेरे पास खड़े रहते थे ना, हाँ। संतरी रहते थे। तो वो रहते थे, वो संतरी थोड़ी देर यहाँ से खड़े हो जाए, थोड़ा अंधेरा तो था ही, हाँ। थोड़ा तो वो अपने बातें करते रहते थे। जब वो संतरी मैं कई बार वो मेरे पास खड़े रहे, और काफ़ी देर खड़े रहे, और अपने बातें करते रहते, पता नहीं क्या करते थे। फिर मैंने सोचा, मैं भाई यहाँ तो मरेगा, अब कैसे कब बात बने। परमात्मा ने सुमत दी कि भाई देखा जाएगा, मारेंगे। तब वो थोड़ा बातचीत करते रहे थे ना, तब उनकी बातचीत मेरे को नहीं समझ में आई। तो मैं उठ कर, और आगे तो फौज लगा रखी थी हमारे सब, क्यों उन्होंने वो कब्जा कर लिया था ना, जैसे इस पहाड़ पर कब्जा कर लिया, हमारी तरफ फौज लगा दी। मैंने देखा, मैं कहा इधर से चलेगा तो ये तो भाई मार देंगे, क्यों पगडंडी थी उस पर, यूं 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 पगडंडी थी पहाड़ में। तो मैं उस पगडंडी पे जाएगा तो भाई वो मार देंगे, फौज लगी हुई है। मैं वहाँ से उनके निकल कर और थोड़ा चीन की तरफ पीछे हटा, चीन की तरफ, और फिर उस पहाड़ पर चढ़ के 18,300 की ऊंचाई थी ना, उस पर चढ़ के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इस हाथ को पकड़ कर यूँ लाया था। इस हाथ का तो पता ही नहीं है, तो 6 महीने तो मुँह के पास ही नहीं गया ये हाथ, ऐसे ये 2 उंगली से थोड़ा काम करते थे। वहाँ हमारे जो हिंदुस्तान के नर्स और जो सिपाही रहते थे ना यहाँ पर, वही खाना खिलाया करती। तो ताऊ जी आप मतलब जो फिर चीन के थे, निकल कर आ गया ना। मतलब आप लिकड़ के आ गए थे, उनने कुछ पट्टी वगैरह कर दी थी उस समय तक आपके? पट्टी वट्टी कुछ नहीं की, गोली फंसी रही आपके हाथ में, घाव रहे? गोली तो निकल गई। गोली निकल गई। हाँ, हाँ। गोली निकल गई ये साथ में। हाँ। फिर मैं अपने वहाँ से निकला ना, जब निकल कर वहाँ से, और उस अगर उस उनकी तरफ ही उसी रास्ते से आता तब तो वो फिर दोबारा पकड़ लेते। मैं दूसरे रास्ते से आकर नीचे आया, और पहाड़ पर तो जैसे वो बैठे हैं, यहाँ पर आया तब भी मैंने वो देख रहे थे, अब भाई वहाँ है, लेकिन गोली का रास्ता बहुत फासला हो गया। फिर मैं उठ कर सवेरे ना, मैं वहाँ पर चलता चलता 14 किलोमीटर का फासला था, 4 किलोमीटर तो पहाड़ से और नीचे आना, और फिर 10 किलोमीटर पर हमारी पटलाइन थी पहाड़ पर, दूसरे पोस्टों पर। फिर मैं वहाँ से निकल कर उनके पीछे हटा। तब उन्होंने जब पता चला ना, तो उन्होंने, मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था अपनी तरफ, तो यूँ ही ऐसे था, ये पोस्ट इधर चीन इधर हिंदुस्तान, मैं करीब बस अपनी तरफ ही झलने वाला था। तभी उन्होंने वेलर पिस्टल से वो रोशनी के फायर किए। वहाँ पर ऐसा है कि वो फायर ऐसा होता है कि पूरा दिन निकाल देता है। अगर यहाँ पर रात होती ना तो ऐसा ही कर देती वो फायर। तो
तो वो 5 मिनट ऊपर जाकर पड़ता था। उन्होंने फायर किया तब मैं आहिस्ता आहिस्ता चला था, मैं फायर किया तब मैं आहिस्ता से बैठ गया। तो वो नीचे फिर आगे वो उसका टाइम होता है, कोई 1 मिनट का, कोई 1.5 मिनट का, कोई 2 मिनट का, कोई 5 मिनट का। तो वो पैर वगैरह बैठा रहा, मैं बैठा रहा। मैंने सोचा भाई अगर चीन वाले देख लेंगे तो पकड़ लेंगे। आ जाएंगे, नहीं तो देखा जाएगा। मैं बैठा रहा तो कोट पार का अस्तर जो है ऐसे एक तरफ सफ़ेद था, ऐसा बनियान के जैसा, तो क्यों बर्फ़ भी सफ़ेद। अब ये पता नहीं चले कि ये बर्फ़ है कि आदमी है। तो मैं बैठा रहा, रात तो थी, वो रोशनी मैं देख सकते थे, वैसे अंधेरे में दिखाई नहीं दे। अच्छा, तो चीन के जो थे वो आपने ढूंढन की, खोजन की, पकड़न की, दोबारा उनने कोशिश करी? वो फिर उन्होंने फायर किया, यही तो कोशिश थी उनकी कि भाई कहीं दिखाई दे तभी तो मैं नहीं दिखाई दिया। तब अब मैंने सोचा, मैं अपनी तरफ धरने वाला था ना यूँ, तब थोड़ा सा ही रह गया, तब यूरिनरी पिस्टल से फायर किए उन्होंने। तो मैं बैठा रहा, फिर मैं उठकर चला ना, तब हमारे तरफ से हमारे पोस्ट पर पोस्टर वो हमारे लद्दाख वाले ना खाना पहुंचाते थे, याकों पर रखकर पानी और राशन पानी पहुंचाते थे। तो वो जो सागला गांव के थे, उन्होंने पता चल गया ना भाई हमला करेंगे, तो उनको तो पता था, वो नहीं आए, राशन लेकर नहीं गए। रात को ही लड़ाई होगी, वो सवेरे जाते राशन लेकर, फिर वो रात को लड़ाई होगी तो वो क्यों जाते थे, वो नहीं गए तो भाई मैं वहाँ पर नीचे रात को ही मैं अपने नीचे आ गया था। रात को नीचे आ गया तो वो कुत्ता गया ना, वो कुत्ता को हम खाना घेर देते थे। वहाँ का हमारे पास कुत्ता था, हमारे वो चीन में भी डालता था, हमारी तरफ भी। वो कुत्ता आया मेरे पास, मैंने सोचा जो आवाज़ हुई ना पत्थरों में, बर्फ में, मगर भाई चीन वाले तो आ गए। अब मैं बैठा रहा, फिर वो ऐसे सेंट लेता हुआ ना कुत्ता और मेरे पास आ गया। मैं उसको रोटी पानी डाल देता था वहाँ कुक हाउस में से जब, तो मैंने उस पर यूँ हाथ रखा, वो कुत्ता बैठ गया। फिर मैंने अंदाज़ा लगाया, मैं कहा भाई कुत्ता भूखा है तो इस पर ऊपर जो ये फौज बैठी है उनकी, यहाँ पर है ही तो ऊपर, और भाई नीचे भी ये कुत्ता भी भूखा है। मैंने उनका नाम निकाल रखा था हमने, टॉमी। वो कुत्ता रहता था हमारे पास ही, रात को भी हमारे पास रहता है, कभी किधर घूमने हो। फिर वो मैंने बोला मगर टॉमी चल, फिर कुत्ता खड़ा होकर और आगे चल पड़ा। मैं बोला अरे पगडंडी को पकड़, तो हम पगडंडी पर नहीं गए। मैं को पगडंडी पर तो पुलिस लगी, हम यूँ थोड़े सख्त पहाड़ से ना थोड़ा थोड़ा नीचे यूँ चल कर थोड़ा नीचे नीचे नीचे, कुत्ता आगे चला जाए, फिर कुत्ता रुक जाए, मैं आहिस्ता आहिस्ता कहीं पैर रिपट जाए तो यूँ, ठीक है, पैर रिपट जाए तो फिर खड़ा हूँ, फिर आकर फिर कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता कर कर पगडंडी पर ले आया। पगडंडी पर ले आया तो हम कुत्ता आगे चला जाए, मैं पहुँचूँ कुत्ते के पास, फिर वो कुत्ता रुक जाए, फिर मैं पहुँचूँ जब, फिर चल पड़े, फिर ऐसे फिर प्लेन में आगे ना नज़दीक पहाड़ में वो घाटे में जिसमें प्लेन में इलाका था, जैसे पहाड़ पर चले ऐसे आगे, तो कुत्ता थोड़ा जो पोस्ट रहा ना थोड़ा ऊपर हमारा नीचे, काठमांडू राशन पानी पहुंचाता था, बास गांव का था, वो राशन पानी पहुंचाता था काठमांडू ऊपर याकों पर रखकर। वो
हमारे पुत्र काम करते थे, वो उनको सरकार पैसा देती थी। फिर वो हम वहाँ पर पहुँच गया तो कुत्ता थोड़ा सा पोस्ट रहा ना, तो कुत्ता चला गया। फिर मैं कहा भाई ये भी परमात्मा ने भेजा है, ये ले आया। हाँ, तो धीरे धीरे करके आप अपनी मतलब जो भारतीय सेना जहाँ थी आप वहाँ फिर पहुँच गए थे। मैं वहाँ पर उस पोस्ट पर था, जैसे यहाँ पर तो मैं पोस्ट हो हमारा और ये रास्ता हो, तो हमको इस पहाड़ पर छोड़कर पलटन आगे चली गई ससुल में। वहाँ से मैं चला तो हमारा एक घाटा बनता था पहाड़ों का। अगर यूँ पहाड़ थे ना, वो यूँ होकर और हमारा भी यूँ हो जाए था, और हमारा और चीन उधर न चीन और इधर एक घाटा था, जैसे ऊंचा पहाड़ यहाँ और इसमें से चीन में से परली तरफ। हाँ, तो फिर आप जब उड़े पहुंचे तो मेजर शैतान सिंह आ गया, आपने बताया कि ये हुआ। मेजर शैतान सिंह को तो बताऊँ, मेजर शैतान सिंह का तो मैं बॉडीगार्ड था। मेजर साहब, मैं तो अपने मोर्चे में, मेजर साहब अपनी कंपनियों को डिले कर रहा। भाई वहाँ पर चीन वालों ने हमारे ये जो टेलीफोन ये थे ना सेट, वो तो काम करते थे बर्फ़ का हिसाब से 8 बजे। अब वो रात को काम नहीं करते थे। और जो हमारे बटालियन से ना, हमारे सिग्नल वालों ने तार लाइन लगा रखी थी। वो तार हमारे 8 प्लाटून, हमारे ऐसे पोजीशन था, 8 प्लाटून इधर पहाड़ पर, हमारे वहाँ पर पोस्ट पे 8 प्लाटून इधर, जो चीनियों ने पोस्ट बना रखा था नीचे, और 9 प्लाटून इधर 60, और 9 प्लाटून ऐसे रिज बनती थी। एक नाला यूँ आता था, एक नाला यूँ आता था। ये नाला 8 प्लाटून को जाता था, ये नाला 7 प्लाटून को। 7 प्लाटून पर 18,300 ऊंचाई ऐसे पहाड़ था, उस पर हमारी 7 प्लाटून थी। और ऐसा सफ़र पे हमारा यूँ पहाड़ था ना, यहाँ पर उरे हमारी फौज, ये नाला और ये नाला। तो जब आप वहां पर पहुंचे, बहन जी एक बार अपना फोन साइलेंट कर लो। हाँ, और ये बर्तन की आवाज मत करो। तो फिर आप ये बताओ कि जब आप पहुंच गए भारतीय सेना के उधर, तो आपने क्या देखा? मतलब जब आप अपने एरिया में आ गए थे तो वहाँ क्या क्या था उस समय? वहाँ पर तो मैंने देखा, वहाँ पर उनकी पूरा बहुत ज़्यादा फौज अपनी तरफ पहाड़ में, वो रास्ता था ना ऐसे, तो उस पर से दिखाई दे, ऐसे पहाड़ थे, तो वो अपनी तरफ ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा फौज लगाई हुई थी। हाँ, भारतीयों की। हाँ, उन्होंने चीन वालों ने अच्छा। सब राजांगला हिल पर भी, मगर हिल पर भी, चसुल पर भी, इधर दैनी तरफ भी, बाएं तरफ, वो इलाका में पूरे पहाड़ों पर अपनी तरफ उन्होंने फौज लगाई। राजांगला पोस्ट जो है वो हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान वो जब बर्फ़, हमारी फौज जब बर्फ़ पड़ती थी ना, जब नीचे आ जाया करती, और बर्फ़ पिघल जाती जब ऊपर चले जाते अपने पोस्ट पर। तो फिर आखिरी युद्ध किस तरह से हुआ? वो विजयी दिवस वो किस तरह से था? हमारा तो फिर वो युद्ध हुआ ना, फिर ये जो पकड़ कर ले गए ना हमारे सारे को फौज को, फिर उन्होंने ये फैसला हुआ, तब उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की फौज जो है 4 डिवीज़न पूरा कैद हो गया। वो पूर्वी उसमें था ना अपना, वो पूरा डिवीज़न हिंदुस्तान का चीन ने कैद कर लिया। जब फैसला हुआ तब हिंदुस्तान ने फिर फैसला हुआ, जब हमारे कैदी भी चीन ने 6 महीने में हमारे कैदी वापस वो दिए थे, फैसला हुआ तब। और वो पोस्ट पर अब 20 किलोमीटर हिंदुस्तान पीछे है, 20 किलोमीटर चीन पीछे है। उसमें हिंदुस्तान भी उस पहाड़ पर तक अपना देखभाल करो
और वो चीन वाले भी। अब वो रजांगला हिल हाँ। ना चीन वाले रहते हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा है। अभी वहाँ पर वो उधर रहते हैं, हमारी फौज इधर। अब हिंदुस्तान संभल गया। अब हिंदुस्तान की फौज किसी के देश के काबू में नहीं आएगी। अच्छा, उस टाइम आपने देखा आपके आगे बहुत सारा क्या गोली लगी होगी, है ना, बहुत सारे उससे टाइम खत्म हो गए होंगे। वो दृश्य बड़ा आपके लिए तो बड़ा भावुक रहा होगा। वो तो हमारा तो 114 105-10 बचा था ना, वो 63 कैद कर लिए। हाँ 52 गोरखा, हाँ 52 गोरखा भी थे ना पलटन, और जाट पलटन भी थे। हाँ और 9 मारा, हाँ। 5 मारा। मार तो एक वहीं कैद में एक शहीद गुजर गया, हाँ वह हार्ट अटैक हो गया। हाँ हमारा जब फैसला हुआ, हाँ। जब 6 महीने बाद में ना उन्होंने फैसला हुआ, तो हिंदुस्तान उन्होंने चीन वालों ने शीश फायर कर दिया। फिर अब भाई मेरा 3000 आदमी का नुकसान हो गया। 3000 तो मेरे मौत के घाट गए, और जो घायल हैं वो अलग हैं। तो अगर हमला करूँगा तो इतना आदमी है तो मेरा तो मतलब चीन ने फिर शीश फायर किया था, हिंदुस्तान ने नहीं किया। हिंदुस्तान ने नहीं करा। और फिर नहीं उसके बाद किया। इस लड़ाई के, हाँ, इस लड़ाई के बाद फिर सारे आप अपनी बटालियन में आ गए। अपने बटालियन में आ गए। हाँ, फिर अपना इलाज विलाज आपने कराना शुरू कर दिया, जिसके गोली लगी कोई घायल होया। मेरे को उस लड़ाई में ना हमारे हिंदुस्तान ने देखा ना, अब भाई ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ी है। जब हमारे 114 डेड बॉडी लाए, जब फैसला हो गया था वो, और वहाँ पर स्कूल में मेमोरियल बना रखा है 114 का। मेजर साहब की तो फोट आई थी डेड बॉडी, मेजर साहब के घर। आपने तो देखते रोना आया होगा। कहाँ देखे हैं, वो तो गुजर गए। अगर एक मोर्चे में इधर 4 आदमी हैं, यहाँ इसमें 3 हैं, इसमें ऐसे यूँ पूरे फौज लगा रखे। चलो अपनी कंपनी। अब जब ख़त्म ही हो गए तो किससे बात करें। हमारे तो पूरी बटालियन 114 ख़त्म हो गए, किससे बात करें। उससे बात करके चीन वालों ने पकड़ लेकर उन्होंने बातचीत की। जब यहाँ पर हम तो हॉस्पिटल में रहे, और हॉस्पिटल में अपने में वहाँ पहले तो रहे उधमपुर हॉस्पिटल में, और फिर बाद में श्रीनगर यहाँ हॉस्पिटल में रहे। फिर ठीक हो गया, तब 42 दिन की छुट्टी दी। उस 62 में हमने छुट्टी भी 2 महीने की नहीं काटी थी। फिर 63 में ना, 63 में फिर मैं जनवरी में, मैं 19 जनवरी को 63 में छुट्टी आया। फौज ने हमें छुट्टी दी। उस समय रेजांगला के युद्ध में, मतलब मैनू कहूँ कि अब अहीरवाल बेल्ट के ज़्यादा नौजवान थे। पूरी आहिर थे। मैं पलटन में 13 कुमाऊँ में हाँ 114 शहीद हुए, जिसमें से मेजर शैतान सिंह राजपूत और छाजू सिपाही बारबर मदरगढ़ का था, जिला का, वो बारबर था। और यूपी का जयराम कुक, लांगरी बोलते थे ना, यहाँ अंग्रेजी में कुक बोलते हैं, तो कुक था जयराम, जिसको दादा बोलते थे। और एक जवान था सिपाही शौराम, हमारा गांव ये इसका जुटी गांव का, कोसड़ी थे और जुटी गांव इधर है 4-5 किलोमीटर सुधराना के पास। वो लांगड़ी थे। वो जयराम का बम लगा तो ये हाथ अंगूठा बच गया। तो ज़्यादातर ताऊजी चाय बनाने लगा था जयराम। जब ये हाथ में बम छिलका लगा, तब उसका हाथ यहाँ से कट गया था, और ये अंगूठा रह गया था। वो उसको कैद ले गए थे। फिर वो बाद में
बाद में गुजरा है वो। फिर आपने सेना मेडल कब मिला ताऊ जी? सेना मेडल 62 में ही मिला। 62 में मिला। लड़ाई की वजह से तो मिला। जब मैं वहाँ से आ गया ना और अपने पलटन में आया और जब हमारे लिखित दिया कंपनी कमांडर ने, तभी तो हमारे 8 वीर चक्र परमवीर मेजर शैतान सिंह को मिला, 4 सेना मेडल मिले। वो तो बात यह है कि भाई लड़े फौज नाम सरदार का, अब कमांडरों का तो नाम कर देते उस टाइम। सिपाही का मेरे को नहीं बहादुरी ऊपर वाले देनी थी, नहीं दी तो वो तो उनके पर सेना मेडल लिया। अब आपको 50,000 हमारी हरियाणा सरकार देती है साल में, और पेंशन अभी सरकार हरियाणा सरकार देती 39 रुपया थे, जो 4 रुपये का 1 किलो घी आता था जब हम भर्ती हुए। तो ताऊ जी बता रहे कि जब भर्ती हुए तो 39 रुपया इनको मिलते थे और उस समय 4 रुपये का 1 किलो घी आया करता था। वो तो उस टाइम तो बहुत, आज देखिए जब 39 रुपया तनख्वाह महीना की, अरे वो भी सिपाही बनने पर। आज जो एक सिपाही की क्या तनख्वाह है हिंदुस्तान में और किसको बहादुरी मिलती है। उस लड़ाई में हमारे मेजर साहब को परमवीर चक्र मिला, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल, 1 मैन डिस्पैच। ये बहादुरी थी। वो जो शहीद हुए हैं ना, वो सब हकदार थे बहादुरी के, लेकिन बहादुरी नहीं दी, वो सरकार की मर्जी। तो ताऊ जी एक बहुत विचारणीय और बहुत एक हम ये कहें कि सवाल कर रहे हैं कि उस समय बहादुरी तो सिपाहियों की भी थी, इनको खुद को गोलियां लगी हैं, तो जो बड़े जो सम्मान रहे, वो बड़े सम्मान जो बड़े पद पर थे वो उनके हिस्से आए। जो छोटे छोटे सिपाही थे उनको छोटे छोटे इनाम दे दिए गए, उनको वो भी हाँ औरों को नहीं दिया, शहीद हुए उनको तो सबको देना था। हाँ मैं तो जिंदा रह गया, मेरे को तो सेना मेडल मिला। सेना मेडल का 50,000 हरियाणा सरकार देती है साल में, और जहाँ पर जाते हैं कहीं बुलाते हैं 1-1 लाख रुपए से सम्मानित करते हैं। अब तो हमारे को बहुत कुछ पैसा देती है सरकार। उस समय नहीं था। उस टाइम 39 रुपये से भर्ती हुआ था। उस टाइम 300 रुपया हमारे सेंटर ने दिया मेरे को, कैजुअल्टी हो गया था तो वीर सेना मेडल मिला। 500 रुपया हमारे हरियाणा सरकार ने दिया। हाँ। फिर उसके बाद आप सेना में लगातार काम करते रहे, इसके बाद कोई युद्ध लड़ा? मैं फिर ये तो 62 में हो गई लड़ाई। हाँ। फिर 65 में फिर चीन, फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी। हाँ। उस टाइम हम गया जी में थे, और फिर गया जैसे उस टाइम लड़ाई लड़ी, उस टाइम हमारा कोई शहीद नहीं हुआ उस लड़ाई में। फिर 71 वाले में हमारा 4 आदमी हम में थे, जब हमारा 4 आदमी शहीद फिर हुए थे हमारी पलटन का। हाँ। तो ताऊ जी ये बताओ कि जब आप युद्ध करो हो, घर परिवार, माता पिता भाई बहन, वो सब नज़रों के आगे दिखते होंगे सारे, बड़ा ये तो। वो नज़रों के आगे नहीं देखते हैं, वो उस टाइम ये कसम खाई जाती है। हाँ। गंगा जल रख कर जबान लगाओ, गंगा जल और पियो। मैं जब तक फौज में रहूँगा, भिन्न अपने घर का और उसका कोई ख्याल नहीं रहेगा। जो वहाँ का जो फौज में रहेंगे, जो ड्यूटी कर रहे हैं अपने देश की, भाई जवान कमाने वाला, जमींदार कमाने वाला और फौज लड़ने वाली, ये दोनों एक समान हैं। अगर जवान जब देश नहीं कमाएगा, नहीं राशन पानी भेजेगा तो क्या खाएंगे। तो वो कहते हैं ना, उसने लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, अगर जय जवान जय जमींदार और जवान का एक महत्व है। भाई वो कमाता है तभी तो राशन खाते हैं और तभी तो फौज लड़ती है।
तो हमने तो सब वो लड़ाई लड़ी। हमारे तो हमारे पलटन का तो नाम रहेगा। आगे ऐसी भयंकर लड़ाई हमारी पलटन ने 1300 आदमी मौत के घाट निकाले और 1700 में थे वो घायल थे। तो ताऊ जी जब आप चीन वालों ने पकड़े तो चीनी वो जो सैनिक थे वो आपसे ऐसे बात भी करा करते कि चलो इनका बात पट्टी कर करते दो, थे वो। तो वो किस तरीके से थे? वो ऐसे थे कि अब अपने जैसी भावनाओं के चीन वालों की भाषा समझ में नहीं आती। नहीं आती। जो भाषिया रहता था उनके पास, हाँ। वो मैं बोलता था ना, वो बताता था। उन्होंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो इंग्लिश में हमने बोल दिया सर माय नेम इज हाँ। निहाल सिंह। हाँ। तुम्हारे साहब का नाम? मगर नो, हम लोग बोलते हैं उनके उस भाषा में। अगर मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ। तो ताऊ जी जो ये मैंने नहीं चीन बताया वाले कुछ थे वो ऐसे थे कि दिखते ही जो भारतीय हों चीन उनके साथ वाले यातना तो दो। छोटे कद के होते हैं। हाँ। ये तो हथियार की बात है हाँ। भाई। दूर से बेटा वो कितना भी ताकतवर हो, दूर से जब गोली मारेगा तो ताकत क्या करेगी? अगर वो गोली मेरे वो गोली हिट होगी, नहीं चीन वालों को तो मैं थप्पड़ लातों से मार देता, दो चारों को। तो हमारे राम सिंह इसका गांव का था, धवाना का सिंह राम सिपाही। हाँ। उसको उसने अम्बिनेशन तो ख़त्म हो गया। हमारे पास अम्बिनेशन कहा था 50 गोली और 2 ग्रेनेड। एक सैनिक को कितना दिया गया था उस समय गोली बारूद? उस टाइम वो हिंदुस्तान का यही नहीं था भाई लड़ाई होगी। हाँ। 50 गोलियों का एक बंडोलेर, हाँ। 50 गोली हाँ। वो बंडोलेर में थे, अपने पास बनाए रखते थे। हाँ। और फिर वो गोलियाँ LMG की भी मैगजीन 12 थे वो। लेकिन उस टाइम में हिंदुस्तान का तो कोई ढेई नहीं था लड़ाई का। चौलाई ने दोस्ती का नाता जोड़कर और गलत काम किया। गलत काम का उसको नतीजा मिल गया। अब हिंदुस्तान की फौज किसी देश से हार नहीं खा सकती, ये पहली बात है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी, आपने बात करी और अपना अनुभव साझा करा। तो ये आपने ताऊ जी तो बातचीत सुनी। ये ऑर्डर था हाँ। कि फौज की बात देहात में मत बतलाओ, अपने घर पर भी। हमने अपने गांव में कभी ये नहीं कहा कि मेरी गोली लगी। हमारे गांव वालों को किसी को मैंने अपने परिवार को भी नहीं बताया गोली लगी। ठीक हो गया था तो मेरे को वहाँ फौज में ऑर्डर है कि कैटेगरी देते हैं। कैटेगरी देते हैं, कैटेगरी करते हैं। वो कैटेगरी का मतलब यह है कि वो हल्का काम करे, छोटा मोटा। तो वो कैटेगरी दे रहा था डॉक्टर। फिर मैं बोला साहब हमारे हिंदुस्तान वाले, मैं बोला साहब मेरे को अवार्ड मिला है, अवार्ड मिला है मेरे को, तरक्की मिलेगी। वो तरक्की उसी टाइम मैं लहस नायक बना दिया था, सेना मेडल था ना। तो मेरे को अगर अवार्ड वो कैटेगरी करोगे ना तो वहाँ पर रूल है कि भाई कैटेगरी को फिर बाद वो प्रमोशन नहीं मिलता था। अच्छा अच्छा, ये था। हाँ, ये ऑर्डर अभी भी है। हाँ। ये अब कैटेगरी हो गई तो जो उसको बहादुरी मिली है ना वो तो मिल जाएगी। लेकिन कैटेगरी को फिर वो ड्यूटी आगे बहादुरी नहीं मिलती, प्रमोशन नहीं मिल सकता। अब तो आप रिटायरमेंट आ गए ताऊ जी, कौन से साल में आए थे रिटायरमेंट? मैं सन 65 में ना, हाँ। 65 में मैं 11 महीने की